तो हेलो दोस्तों, जैसा आप लोग बोल रहे थे कि मैं सीज़न 3 एक्सप्लेन करूँ, तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने सीज़न 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं चंगसंग प्रिज़न, जिसके बाहर एक बस खड़ी होती है और उसमें से लोग निकल रहे होते हैं। वो सभी के सभी रस्सी से बंधे हुए होते हैं और फिर 2 लोग एक-दूसरे से टकरा जाते हैं और ये बड़ा वाला बोल रहा होता है चश्मे वाले से, "ओए मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है?" और चश्मे वाला एकदम डरते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है, "क्या तू मरना चाह रहा है जो तू मुझे ऐसे देख रहा है?" और ये चश्मे वाला उससे बोल रहा होता है कि, "नहीं, मुझे माफ़ कर दो, ये गलती से हुआ है।" और इन दोनों को गार्ड्स भी देख रहे होते हैं दूर से खड़े होकर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते इनसे। उसका हमें दिखाता है कि ब्लैक जैकेट वाला बोलता है दूसरे से, "क्या तुम क्या चाहती हो कि हम उस टीचर को रूम नंबर 404 में भेज दें?" और ये गार्ड बोलता है, "हाँ।" उसका ये ब्लैक जैकेट वाला बोलता है, "पर क्या कुछ इकोनॉमिक लॉज़ को ब्रेक करने वाले को स्ट्रॉन्ग रूम में भेजना ठीक रहेगा?" और ये दूसरा गार्ड बोलता है, "पर जो रूम नंबर 404 के लोग हैं, वो यही कह रहे थे कि वो ऐसे ही किसी को ढूँढ रहे हैं।" और ये बड़ा आदमी दोबारा से बोल रहा होता है चश्मे वाले से, "क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ जो तुम्हें से ऐसे पंगा ले रहा है?" और यही सुन के पसीने निकल रहे होते हैं चश्मे वाले के, बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो सभी के सभी प्रिज़न के अंदर जा रहे होते हैं और गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें ये करना चाहिए। तो ठीक है, उस बड़े आदमी को भी इसके साथ भेज दो रूम नंबर 404 में। और ये बगल में खड़ा हुआ आदमी हँस रहा होता है, बोलता है, "हाँ, हाँ, ज़रूर।" और जो चश्मे वाला होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि शुरुआत में उसके साथ ऐसा हो गया और ये जो बड़ा आदमी होता है वो एकदम हँस रहा होता है। और फिर हमें प्रिज़न के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और फिर गार्ड रूम का गेट खुला होता है और बोलता है इन दोनों से कि आज से यही रूम है जिसके अंदर तुम रहोगे, तो ज़्यादा परेशानी खड़ी मत करना। उसका वो गेट खोल देता है और बोलता है कि आज से 2 नए प्रिज़नर्स तुम्हारे साथ रहेंगे, तो इन लोगों को ज़्यादा परेशान मत करना और वैसे भी हमारे पास और ज़्यादा रूम नहीं है जिसके अंदर हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकें। और यही बोल के वो इन दोनों को अंदर छोड़ देता है और गेट बंद करके चला जाता है। और जो ये बड़ा आदमी होता है वो एकदम गुस्से से सबको देख रहा होता है और ये चश्मे वाला तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसका ये बड़ा आदमी एकदम आगे की तरफ जाता है और सीधा टेबल में लात मारता है और एकदम चिल्ला के बोलता है कि यहाँ का लीडर कौन है? और ये सब देखने के बाद भी ये सब लोग कुछ नहीं बोल रहे होते उस बड़े आदमी से। उसके बाद जो साइड में आदमी बैठा होता है वो एकदम हँस रहा होता है इसे देख के। और ये बड़ा आदमी बोलता है, "क्या मैंने कोई जोक मारा है जो तू ऐसे हँस रहा है?" और ये आदमी बोलता है कि, "नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि कोई क्यूट गाय अंदर आया है।" और ये होता है सनशाइन ग्रुप का फॉर्मर नंबर 2 और इसका नाम है जिन सैगमैन। और दोस्तों मैंने इनके बारे में बिगिनिंग आर्क में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए। और ये शायद के बड़े अंकल भी हैं तो इन्हें मैं अब शायद के बड़े अंकल ही बोलूँगा। और उसके बाद ये बड़ा आदमी एकदम डरते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है, बोलता है, तो क्या तुम यहाँ के लीडर हो?" और शायद के बड़े अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो साइड में देखते हैं और ये सोच रहा होता है क्या ये किसे देख रहे हैं? और वो जब सामने देखता है तो उसकी तरफ कोई आ रहा होता है और ये अपना साथ होता है जो एकदम हँसते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है और फिर शायद उस बड़े आदमी के आगे आके खड़ा हो जाता है और वो बड़ा आदमी बोल रहा होता है, तो क्या ये लड़का यहाँ का लीडर है?" और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो उसके ऊपर हाथ रखता है और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है? और शायद ने अपने एक हाथ से उसे हटा दिया होता है साइड में और बोलता है कि साइड हट जाओ। और वो बड़ा आदमी शायद की यही ताकत देखने के बाद सोच रहा होता है क्या इसके अंदर इतनी ताकत कैसे? और फिर शायद उस चश्मे वाले आदमी के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है उससे कि, "मैंने सुना है कि तुम सियोल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो।" और वो आदमी एकदम डरते हुए बोलता है, "हाँ, हाँ, मैं हूँ।" और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है और यही देख के वो चश्मे वाला और ज़्यादा डर रहा होता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। उसका शायद बोलता है, "ये तो बहुत अच्छी बात है, आज से तुम मुझे पढ़ाओगे।" और वो आदमी बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम?" फिर शायद बताता है उस प्रोफेसर को कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही। और उसको हमें दिखाते हैं बहुत सारे लोग जो एक साथ चिल्ला रहे होते हैं और रिंग के अंदर हमें एक आदमी दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो सामने की तरफ देख रहा होता है, फिर उसके चिन पे कोई अटैक करता है और ये अपना ब्रॉक होता है जिसने अपने हाथ से अटैक किया होता है उसके ऊपर, जिसकी वज़ह से वो एकदम पीछे की तरफ चला जाता है और ब्रॉक उसी की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद वो अपनी किक उठाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है जिसकी वज़ह से वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर ब्रॉक जो अनडिफीटेड चैंप हैं, हम उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं मानवता का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बनने पे। और फिर ये एंकर बोलता है ब्रॉक से, "तो क्या आप हमें बताएँगे कि आपको कैसा लग रहा है मानवता का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बनने पे?" और ब्रॉक बोलता है, "मानवता का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान, ये क्या बोल रहे हो तुम?" और हमें दिखाते हैं रिंग के बाहर जिन, टीचर और विक्टर खड़े होते हैं, वो उसी के मैच को देख रहे होते हैं और रिंग के अंदर ये आदमी सोच रहा होता है ये क्या बोल रहे हैं ब्रॉक? उसके बाद ब्रॉक अपने बेल्ट को पकड़ता है और सीधा हवा में उठा देता है और बोलता है कि इसी मैच के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म होता है। और फिर वो बोलता है, "तो फिर मुझे इस तरीके के बोरिंग मैच और नहीं करने पड़ेंगे।" और यही बोल के वो अपने बेल्ट को छोड़ देता है और उस बेल्ट पे लिखा होता है पीएफसी वर्ल्ड चैंपियन, यानी अपना ब्रॉक वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। और जो वर्ल्ड चैंपियन का बेल्ट होता है वो एकदम जमीन पे पड़ा होता है और ये आदमी बोल रहा होता है, "चैंप, चैंप कहाँ पे जा रहे हो तुम?"
और ब्रॉक रिंग से बाहर निकल के नीचे की तरफ आ रहा होता है और टीचर उससे बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है तुम घर जाओ और आज आराम करो। और विक्टर बोल रहा होता है ब्रॉक से, ये शर्म की बात है, तुमने चैंपियन का बेल्ट ऐसे ही फेंक दिया। और ब्रॉक सामने की तरफ देख रहा होता है तो उसके सामने जिन खड़ा होता है और वो एकदम स्माइल करते हुए उसी को देख रहा होता है और ब्रॉक भी जिन को स्माइल करके देख रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं पीएफसी का रिप्रेजेंटेटिव रूम, जिसके अंदर एक आदमी बैठा होता है और वो टैब पे कुछ देख रहा होता है और वो टैब पे मैच देख रहा होता है जिन सैथ और मास्टर बैंक का। उसके बाद वो बोलता है बोरिंग मैच, और वो सभी मैच की वीडियो देख रहा होता है जो सीजन 2 में हुए थे लास्ट में। उसके बाद वो बोलता है कि अगर ये लोग हमारे आसपास होंगे तो पीएफसी तो जरूर बोरिंग लगेगा, और इस तरीके की चीजें ही पैसा बनाती हैं। और एकदम हंसते हुए देख रहा होता है, उसके एकदम दांत होते हैं डायमंड और गोल्ड के। और फिर हमें दोबारा से दिखाते हैं प्रेजेंट, जिसके अंदर बहुत सारे आदमी होते हैं और ये प्रोफेसर अभी सैथ को पढ़ा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम ये समझ गए हो कि डेरिवेटिव को जब हम रिवर्स करते हैं उसे इंटीग्रल बोलते हैं। और सैथ एक्सरसाइज करते हुए बोलता है हाँ मैं समझ गया। और फिर वो साइड में देखता है तो वहाँ पे अंकल आ गए होते हैं और वो बोलते हैं कि प्रोफेसर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, शायद सोच रहा होता है क्या अंकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अंकल बोलते हैं प्रोफेसर से, पर क्या आप हम लोगों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। और प्रोफेसर बोलता है हाँ जरूर, मैं वैसे भी यहाँ से जा रहा था। और शायद अंकल की तरफ भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या अंकल ये क्या बोल रहे हैं। उसका हमें दिखाते हैं शायद बोलता है अंकल से, तो अंकल कोई न्यूज़ है मेरी मॉम के बारे में कि क्या हुआ। और फिर अंकल बताते हैं शायद को कि ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो कोरिया के अंदर भी नहीं है। और शायद उन्हीं की बातें सुनना होता है, एकदम टेंशन में होता है। उसका शायद के अंकल उसके ऊपर हाथ रखते हैं, बोलते हैं चिंता मत करो, क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी मॉम कैसी हैं, और तुमसे ज्यादा कौन जानेगा उन्हें। और फिर शायद बताता है अंकल को कि ये 1 साल होने को आया है उस बात को। और फिर वो याद करता है जब उसकी मॉम आई होती है उससे मिलने के लिए, वो बोलती हैं बेटा। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है सामने। फिर उसकी मॉम बोलती है उससे, तो क्या तुम यहाँ पे अच्छे से रह रहे हो। और शायद इस बात का कोई जवाब नहीं देता। उसका शायद की मॉम बोलती है उससे बस थोड़ी देर और शायद बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, पर आप कैसी हैं मॉम। और मॉम बोलती है उससे कि मैं भी ठीक हूँ, पर मुझे अभी कहीं जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और शायद यही सुन के सोच रहा होता है क्या मॉम ये क्या बोल रही हैं। उसका वो पूछता है पर आप जा कहाँ रही हैं। तो उसकी मॉम बोलती है उससे कि ये एक सीक्रेट है, जब मैं वापस आऊंगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी, और वैसे भी मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करना। और शायद उनकी ये बातें सुन के एकदम उदास हो गया होता है, वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद शायद की मॉम उसे नॉक करके बुलाती हैं और वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलती हैं पर ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है कि तुम्हें जीईडी पास करना है, याद है ना तुम्हें। और जो जीईडी है दोस्तों मैं बता दूं, ये फॉरेन कंट्री में एक एग्जाम होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो कितना क्वालिफाई है, जो एक एग्जामिनेशन भी होता है एंट्रेंस के लिए। उसका हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं, यहाँ पे शायद यही सब सोच रहा होता है। उसके बाद शायद बोलता है बड़े अंकल से, पर छोटे अंकल ने क्या कहा है इसके बारे में। और फिर बड़े अंकल बताते हैं शायद को कि उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारी मॉम के ऊपर बहुत बार जान लेने की कोशिश की गई है। और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसको अंकल बताते हैं उसे, और जो तुम्हारी मॉम ने हमें बताई नहीं है, अगर उन सबको भी मिलाएं तो उनके ऊपर बहुत बार कोशिश की गई है मारने की। और शायद ये सुन के एकदम गुस्सा हो गया होता है, वो अपने दांतों को टाइट कर रहा होता है। उसका बाद अंकल बताते हैं उसे, पर जो किलर है वो ट्राइड की तरफ से है, चाइना से। और यही सुनने के बाद शायद बोलता है क्या ट्राइड। और अंकल बोलते हैं शायद से हाँ, इसलिए तुम्हारी मॉम अकेले चाइना गई हैं। लेकिन शायद पूछता है उनसे पर ट्राइड उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अंकल बोलते हैं शायद से कि मुझे लगता है कि ये उन फाइट्स की वजह से जो तुम्हारे पैदा होने से पहले हुई थी, ट्राइड और तुम्हारे डैड के बीच में, कि मुझे लगता है कि उस समय के ग्रज अभी तक खत्म नहीं हुए, इसलिए ये सब हो रहा है। और शायद वहां पे बैठ के यही सब सुनना होता है और एकदम गुस्से में सामने की तरफ देख रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं लॉस एंजलिस, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो किसी चीज को देख रहे होते हैं। और ये जैसे देख रहे होते हैं वो अपना जिन, ब्रॉक, विक्टर और टीचर होते हैं, जिनकी टेबल पे बहुत सारे बर्गर होते हैं और वो सभी की सभी मिलके बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं। उसको हमें दिखाते हैं सोफी, जो वहाँ पे आ गई होती है और वो अपने साइड में देखती है, बोलती है क्या यही वो जगह है, और ये वही रेस्टोरेंट होता है जिसके अंदर ये सभी लोग आए होते हैं। और फिर सोफी उसके अंदर आ जाती है और ये सभी लोग उसे देख लेते हैं, तो सभी की सभी उसे हेलो बोल रहे होते हैं और सोफी भी उन्हें हेलो बोल रही होती है। उसका हमें दिखाते हैं एक बड़ा सा होटल जिसके अंदर ये सभी लोग आ गए होते हैं उस रेस्टोरेंट से, और जिन बोल रहा होता है सोफी से कि तुम्हारा आने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं तो हमारे पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था, तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। और वैसे भी यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल उनकी मसल जैसा टाइट हो गया है। और यही सुनने के बाद ये सभी लोग एकदम चिल्ला के बोलते हैं जिनसे, और हम सब में से सबसे ज्यादा बुरा तो ही है जिसे बिल्कुल इंग्लिश समझ नहीं आती। और फिर सोफी इन सबको रोकते हुए बोल रही होती है कोई बात नहीं, वैसे मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया तुम लोगों के साथ में, और वैसे भी ये बहुत अच्छा हुआ कि हम इतने समय के बाद एक साथ मिले। और फिर सोफी बोलती है पर 4 दिनों के बाद विक्टर तुम्हारा मैच है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना। और फिर विक्टर बोलता है हाँ जरूर, अगर मैं इस बार जीत गया तो इसके बाद सीधा टाइटल चैलेंज होगा और तुम जरूर आना उस मैच को देखने के लिए। और फिर सोफी बोलती है उससे पर मैं मैच देखती नहीं हूँ और वैसे ही मुझे फाइटिंग ज्यादा पसंद नहीं है अब। और यही सुन के विक्टर की नाक एकदम टूट गई होती है और बोलता है अच्छा ठीक है। लेकिन जिन उससे बोलता है पर तुम जीतोगे, और विक्टर बोलता है हाँ जरूर। और फिर विक्टर बोलता है भले सक मैं तुम लोगों के जैसा मॉन्स्टर नहीं हूँ, पर मैं बॉक्सिंग में किसी से नहीं हारूंगा। और ये सुन के ब्रॉक बोल रहा होता
होता है मॉन्स्टर, जो असली मॉन्स्टर है तुम लोग जानते हो कि वो कौन है, वो जिन और सैद जैसे लोग हैं। और यही सुन के जिन एकदम हंस रहा होता है, बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि जब मैंने ये देखा कि ब्रॉक सिर्फ 2 सालों में मेरी बराबरी पे आ गया है और वो मुझसे फाइट कर सकता है। और ब्रॉक उसकी बातें सुनना होता है। उसके बाद वो जिन से बोलता है कि मेरा गोल सिर्फ तुम नहीं हो जिन। तो विक्टर पूछता है उससे तो फिर तुम क्या चाहते हो ब्रॉक, तुम्हारा गोल क्या है। और ब्रॉक याद कर रहा होता है कि सैथ और मास्टर रैंक की फाइट कैसे हुई थी और जिन भी उससे फाइट कर रहा होता है और इन सभी लोगों ने कितनी बुरी तरीके से फाइट की होती है। ब्रॉक यही सब सोच रहा होता है अपने दिमाग में और कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका सोफी बोलती है इन सभी से तो ठीक है मैं अभी रेस्ट करने जा रही हूँ, तो फिर हम लोग कल जाएंगे लॉस वेंगलस का टूर लेने के लिए, क्या कहते हो। और ये सभी एकदम चिल्ला के बोलते हैं हाँ जरूर। और सभी एकदम रेडी हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाते कि कोई गेट पे बेल बजा रहा होता है। जिन बोलता है कि मैं जाके देखता हूँ कि कौन है। और फिर जिन गेट खोलता है और वो कोरियन में बोलता है कि कौन है। और जब वो सामने देखता है सोच रहा होता है क्या ये लोग कौन है। तो हमें दिखाते उसके सामने वही आदमी होता है जो मैच को देख रहा होता है। और वो सामने ही देख रहा होता है रूम के अंदर। फिर ब्रॉक आता है वहाँ पे और वो आदमी बोलता है ब्रॉक से इंग्लिश में कि मिस्टर ब्रॉक क्या आप हमें थोड़ा समय देंगे, हमें आपसे बात करनी है। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो आदमी बोलता है ब्रॉक से कि ये आपका ज्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ उसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। और वो एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है ब्रॉक से। और यही बात सुन के टीचर विक्टर जिन और ब्रॉक सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और सोफी भी उसी की तरफ देख रही होती है क्या ये आदमी क्या बोल रहा है। उसका ब्रॉक बोलता है उस आदमी से कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका है और मुझे कोई परवाह नहीं है इन बातों की। लेकिन वो आदमी एकदम हंसते हुए बोलता है पर मिस्टर ब्रॉक मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम गुस्से में बोलता है कि यहाँ पे बकवास मत कर। और ब्रॉक इससे आगे कुछ बोलता इतने में ही वो आदमी अपना टैब उसके आगे कर देता है। और जिन और ब्रॉक इसे देख के एकदम शॉक होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या है। और विक्टर भी एकदम पीछे से उठ के देख रहा होता है क्या आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद ये आदमी बोलता है कि आप इसे देखिए और उस टाइप के अंदर वही वीडियो चल रही होती है मैच की। इसे विक्टर देखता है सोच रहा होता है क्या ये क्या दिखा रहा है हमें। और ब्रॉक भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। जिन बोलता है कि ये वीडियो। और वो आदमी बोलता है कि आप इस तरीके की फाइट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं ना, जहाँ पे आप अपनी लाइफ सच में रिस्क पे लगा सकें। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, उसकी बातें सुनना होता है, कुछ नहीं बोलता। उसका वो आदमी बोलता है कि मैं ऐसा स्टेज आपके लिए तैयार करूंगा जिस पे आप अपनी मनचाही फाइट कर सकते हैं, क्या आप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। और एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। उसका जिन और विक्टर ब्रॉक की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या बोलेगा अब, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, उसी की तरफ देख रहा होता है और चुप होता है। अब वो आदमी बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे जवाब मिल चुका है, ठीक है मैं आपसे जल्दी कांटेक्ट करूंगा। और यही बोल के वहां से चला जाता है। उसका जिन बोलता है ब्रॉक से कि ब्रॉक उस आदमी ने क्या कहा तुमसे और वो वीडियो तुम जानते हो ना। और ब्रॉक जिन की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि उसने कहा है कि वो दोबारा से मैच खोल देगा मेरे लिए। और यही सुन के जिन एकदम शॉक में होता है, बोलता है क्या ये तो पागलपन है। और ब्रॉक बोलता है जिन। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो कैसा था। और जिन सोच रहा होता है क्या ये किसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। उसका वो बोलता है कि जब तुमने क्या फील किया था जिन, जब तुम्हारी फाइट हुई थी उन सब लोगों के साथ में, तुम और शायद तुम दोनों ने वो फील किया था, मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो कैसा लगा होगा तुम्हें। और फिर जिन बोलता है पर ब्रॉक। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है चुपचाप। उसका जिन बताता है उसे कि जो मिलिट्री आर्ट्स हैं जो तुमने सीखी हैं वो तुम्हारी बॉडी को पॉलिश करने के लिए है, ना कि ये सब करने के लिए। और ब्रॉक यही सुनना होता है, वो एकदम चिल्ला के बोलता है हाँ मैं जानता हूँ ये सब, और जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं तुम लोगों से कितना ज्यादा पीछे हूँ, और मैं तुम लोगों से पीछे नहीं रहना चाहता किसी भी चीज में, मैं तुम्हारी बराबरी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये करना है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम गुस्से में, और ब्रॉक भी उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका जिन बोलता है हाँ ठीक है, जो शब्द एम्बेसडर ने तुम्हारे बारे में बोले थे वो बिल्कुल गलत नहीं थे। और ब्रॉक बोलता है जिनसे क्या उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा था। फिर जिन बताता है ब्रॉक को हाँ उन्होंने कहा था तुम्हारे बारे में कि तुम और शायद दोनों के दोनों एक जैसे हो। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका जिन बोलता है ब्रॉक से कि तुम उन लोगों में से जिन्हें कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें आता है वो चीज कि जो तुम्हारा नसीब है वो हमेशा तलवार की धार पे रखा रहता है, उसके लिए तुम्हें फाइट करनी पड़ती है हमेशा। और ब्रॉक उसी की बात सुन रहा होता है, सोच रहा होता है क्या मैं और शायद कहेंगे एक जैसे हैं। उसके बाद ब्रॉक जिन से कुछ नहीं बोल पाता, वो उसी की बातें सुनना होता है। उसका जिन बोलता है ब्रॉक से तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा जो तुम करना चाहते हो उससे, पर ये बात याद रखना। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका जिन उसे मारते हुए बोलता है कि जो ये तुम्हारी बॉडी है वो ट्रेनिंग के बाद इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि उसने हारना नहीं सीखा, तो कहीं और जाके मत हारना। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, एकदम स्माइल करता है, बोलता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो जिन तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी, तो चिंता मत करो। उसको हमें दिखाते हैं प्रिजन के अंदर जहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं, और यहाँ पे टेम्पररी जीईडी का एग्जामिनेशन सेंटर होता है जहाँ पे शायद एग्जाम दे रहा होता है। और वो पेन को हिलाते हुए पेपर को देख रहा होता है। उसका वो सोचता है क्या ये क्वेश्चन ये तो मुझे आता नहीं है, और यही सोच कर एकदम पेन को तोड़ देता है गुस्से में।
और बोल रहा होता है ये भी नहीं आता मुझे, ये भी नहीं आता। और फिर वो दूसरा पेन ले रहा होता है और इसी को देख के सभी गार्ड एकदम डर गए होते हैं, सोच रहे होते हैं शिट, इसने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ करने वाला है। लेकिन अपना शायद एकदम आराम से पेपर दे रहा होता है। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि उसका पेपर हो गया होता है, वो अपनी उंगलियों को रिलैक्स कर रहा होता है। और फिर शायद के बड़े अंकल बोलते हैं उससे, तो तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? और शायद बोलता है हाँ, जो प्रोफेसर ने मुझे सिखाया था उसकी मदद से मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया। और फिर अंकल बोलते हैं उससे, अच्छा ऐसी बात है, तो जो तुम्हारी पढ़ाई की वजह से हम खत्म नहीं कर पाए थे, तो क्या हम उसे खत्म करें? क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? और शायद उनकी बातें सुनना होता है। इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ जरूर, वैसे भी मेरा शरीर कुछ ज्यादा थक गया है एग्जाम के बाद। फिर अंकल बोलते हैं उससे, तो ठीक है आओ शुरू करते हैं। लेकिन शायद बोलता है नहीं नहीं, और अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद शायद एकदम हंसते हुए बोलता है, इस वाले केस में क्या कमजोर को पहले अटैक नहीं करना चाहिए? और अंकल को बुला रहा होता है अपनी तरफ। और यही सुनने के बाद अंकल शायद की तरफ देख रहे होते हैं, एकदम बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। और फिर वो सीधा वहां से भगते हुए आते हैं शायद की तरफ, और शायद उन्हें ही देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने पंच को टाइट करते हैं और शायद की तरफ जा रहे होते हैं पंच मारने के लिए। लेकिन अपना शायद भी एकदम तेजी से उनके पास आता है, उसने भी अपना पंच बना लिया होता है और एकदम हंसते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। उसका वो अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ता है और सीधा अपना पंच मारने के लिए जाता है उनकी तरफ। तो हमें दिखाते हैं कि अंकल ने नीचे से अटैक कर दिया होता है इसके ऊपर, और वो शायद उसे ही देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये कब किया इनने। और फिर शायद अपने सर को पीछे करके थोड़ी बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे अटैक लग गया होता है और उसकी चिन से एकदम खून निकल रहा होता है। वो अंकल को ही देख रहा होता है और अंकल उसकी तरफ देखते हैं, सोचते हैं क्या ये बच गया। और फिर शायद उनसे बचने के लिए एकदम डिस्टेंस बनाता है उनसे और पीछे चला जाता है। और फिर वो पीछे जाके रुक जाता है और अंकल उसे ही देख रहे होते हैं। उसका साथ बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मैंने कहीं देखा है। और फिर हमें दिखाते हैं मास्टर रैंक जिनका ये अटैक होता है। और फिर साथ के अंकल बोलते हैं साथ से कि मैंने इस अटैक को बहुत बार प्रैक्टिस किया है, पर तुमने ये बहुत आसानी से अवॉइड कर लिया। और फिर साथ पूछता है अंकल से, पर अंकल आपने ये कब सीखा? और अंकल बोलते हैं उससे, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि जब मैंने मास्टर बैंक से फाइट की थी तो मास्टर बैंक ने मुझे वहां से धक्का दे दिया था और मैं बिल्कुल नीचे गिर गया था रिवर में, और उसी के बाद मैं बहुत सारी जगह गया और मैंने ये सब सीखा। और शायद अंकल की ये सब बातें सुनना आता है और वो उनकी तरफ देख रहा होता है। फिर अंकल बोलते हैं शायद से, क्या हुआ, क्या तुम डर गए? फिर शायद बोलता है, नहीं ये बात नहीं है, बस मैं आपके बारे में चिंता कर रहा था क्योंकि। और अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर शायद बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए वो बोलता है अंकल से कि अगर आपने ये स्किल मेरे सामने एक बार और यूज करी तो मैं आपको जान से मार दूंगा, मुझे इस बात का डर है। और अंकल भी एकदम सीरियस होते हुए बोल रहे होते हैं शायद से, अच्छा ऐसी बात है तो तुम कोशिश कर सकते हो। और फिर वो दोनों के दोनों एकदम गुस्से में एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और दोनों तैयार होते हैं। और फिर वो एक साथ जंप करते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं फाइट करते हुए। और फिर साथ और साथ के अंकल की फाइट खत्म हो जाती है और शायद खड़ा होता है और उसके अंकल जमीन पे डले होते हैं। उसके बाद अंकल बोलते हैं शायद से कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो और जिस तरीके से तुम अभी फाइट करते हो वो तो बहुत ज्यादा शानदार है। और शायद बोलता है अंकल से, हाँ जरूर, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब किसी से हार सकता हूँ। और अंकल पूछते हैं शायद से, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हारी मॉम के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और शायद उन्हीं की बात सुनना होता है, उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका वो खड़ा होता है, बोलता है कि हो ही नहीं सकता, इस बात में क्या सेंस है? अगर मैंने अपने मॉम पे अटैक किया तो मैं अपने आप को उनका बेटा कैसे बोल सकता हूँ? और अंकल बोल रहे होते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, पर अब तुम्हारे प्रिजन से बाहर निकलने के दिन पास में आ रहे हैं और जब तुम यहाँ से बाहर चले जाओगे तो तुमने क्या सोचा है कि तुम क्या करोगे? और शायद अंकल की बातें सुनना होता है, सोच रहा होता है क्या क्या बोलूं मैं। उसके बाद वो बोलता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं? जरूर, मैं कॉलेज जाऊंगा। फिर अंकल उससे पूछते हैं, तो सनशाइन का क्या होगा? तो शायद बोलता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मेरे पास अंकल्स हैं, वो संभाल लेंगे सब कुछ। और हाँ, सबसे पहले तो मुझे अपनी मॉम को ढूंढना है कि वो कहाँ पे गई हैं, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। और फिर अंकल बोलते हैं उससे, हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम करो, पर ये बात मत भूलना तुम। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद अंकल बोलते हैं शायद से कि तुम्हारा प्रिजन से बाहर निकलना और यहाँ से जाना, इस चीज में तुम्हारे अंकल्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ये तुम जानती हो ना? और शायद बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। और एकदम हंसते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है। अंकल भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसकी बातें सुन के। उसको हमें दिखाते हैं प्रिजन जहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं छूट के, और वहां से सामने से सैद भी आ रहा होता है। वो सामने देखता है तो सभी सभी एकदम चिल्ला के बोलते हैं, वेलकम बैक बॉस। और यहाँ पे सैद के छोटे अंकल बॉब और जैब सभी आए होते हैं और सभी उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं। और फिर सैद जब ये देखता है तो वो एकदम अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है, यही कारण है कि सनशाइन को अभी भी बेकार जैसे सब सुनने को मिल रहे हैं। और बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और फिर अंकल बोलते हैं सैद से कि तुम ठीक हो? और फिर बॉब एकदम भगते हुए आता है सैद की तरफ, वो बोलता है, बॉस आप कैसी हो? और सैद उसे देख के एकदम डर गया होता है। उसका हमें दिखाते हैं जैब भी उसे देख रहा होता है और सैद बोल रहा होता है बॉब से कि आराम से आप रुक जाइए बॉब, आप ये क्या कर रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट, मैंने बोला कमीने रुक जाओ। हमें दिखाते हैं बाकी सब डिपार्टमेंट के लोग भी आए होते हैं सैद से मिलने के लिए, वो सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद बॉब अपने हाथ में टोफू लेता है और वो सैद को दे रहा होता है, बोलता है कि लीजिए आप ये खाइए। और सैद उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और बॉब को पिटाई भी लग गई होती है। उसके बाद वो एकदम हंसते हुए बोलता है कि बॉस ये ट्रेडिशन है हमारा,
और फिर शायद उसी तब देख रहा होता है। उसके बाद वो भी एकदम स्माइल करता है और वो टोफू लेता है और खा लेता है। उसके बाद वो वहां से जा रहा होता है, बोलता है कि ठीक है चलो मैं वापस आ गया हूँ। और फिर वहां से बहुत सारी ब्लैक कार आ रही होती हैं रोड पे। उसके बाद शायद बोलता है कि मेरी मॉम के बारे में क्या खबर है। और अंकल बताते हैं उसे कि वो चाइना में है। और शायद बोलता है क्या आपने उन्हें ढूंढ लिया, पर वो वहां पे गई क्यों है, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। और फिर अंकल बताते हैं शायद को कि मुझे लगता है कि वो ट्राइड के खिलाफ अपनी लड़ाई खत्म करने गई हैं। और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद वो पूछता है पर ट्राइड उसने ये सब क्यों किया। और फिर अंकल बताते हैं शायद को क्या तुम्हें याद है ली जिसने तुम्हारे साथ मैच में पार्टिसिपेट किया था, वो ट्राइड के बॉस का सक्सेसर है, अगला बॉस उसे ही बनना था। और फिर साथ याद करता है ली को और वो बोलता है कि वो आदमी मैंने सोचा था कि मास्टर बैंक ने उसे हरा दिया है। और अंकल बताते हैं शायद को हाँ वो मारा गया है मास्टर बैंक के हाथों। और शायद बोलता है अंकल से पर इससे मॉम का क्या लेना देना है। तो अंकल बोलते हैं शायद से कि वो लोग बदला लेना चाहते थे मास्टर बैंक से ली की मौत का, पर जब मास्टर बैंक को तुम्हारी मॉम ने मार दिया तो वो लोग तुम्हारी मॉम के पीछे हैं। और यही सुनकर साथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद अंकल बोलते हैं उससे और जब वो अब मर चुके हैं तो उन लोगों ने उनके साथियों से बदला लेने की कोशिश की, पर वो हार गए उनसे, इसलिए उनने अब आसान टारगेट चूज किया है और वो है सनशाइन। और शायद कोई यही सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका तो एकदम चिल्ला के बोलता है अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को मुझे ढूंढना चाहिए क्योंकि मास्टर बैंक को मैंने मारा था। फिर अंकल बोलते हैं उससे कि वो लोग जरूर तुम्हें अपना टारगेट बनाते, भले तक तुम इसके बारे में जानते नहीं। और शायद सोच रहा होता है क्या अंकल ही क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं इसीलिए तुम्हारी मॉम पर्सनली आगे आई है तुम्हें बचाने के लिए। और शायद यही सब सुन के बहुत ज्यादा थक गया होता है, बोलता है शिट आखिरी हो क्या रहा है। उसका अंकल अपने कोट में हाथ डालते हैं और एक फोटो निकाल के शायद को देते हैं। उसका वो बोलते हैं कि ये पिक्चर है जो हमें लास्ट वीक मिली है। और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या है। उसका वो उसकी किताब देखता है और एकदम शौक में होता है। फिर अंकल बताते हैं शायद को कि जो ट्राइड की होंगजोंग की ब्रांच है उसने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया क्योंकि लास्ट वीक वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। और हमें दिखाते हैं कि शायद क्यों हमने इन सबको मार दिया होता है। और अंकल बोल रहे होते हैं कि इसलिए तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शायद उस फोटो को ही देख रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ध्यान से देखता है तो वहां पे उसे अपनी मॉम दिखती है उस मास्क के पीछे। और यही देख के वो एकदम गुस्सा हो गया होता है। उसका अंकल बोलते हैं उससे कि ठीक है पहले तुम्हें कंपनी चलना चाहिए, लेकिन शायद बोलता है उनसे कि नहीं मैं कंपनी नहीं जाऊंगा। और अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है शायद। उसके बाद शायद बोलता है कि मैंने कंपनी के किसी भी काम से अपने आप को दूर रखने के लिए बोला है कि अब मैं कंपनी के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और अंकल बोलते हैं शायद से क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। और शायद बोलता है कि अब मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ और मैं थोड़ी और पढ़ाई करना चाहता हूँ। और अंकल बोलते हैं पर शायद तुम्हारी मॉम वो कंपनी की अकेली थी जो कंपनी को संभाल सकती हैं और उसके बाद सिर्फ तुम ही हो जो सनशाइन को कंट्रोल कर सकता है उनके बाद। और शायद उनकी ये बातें सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है पर अंकल आप भी ये कर सकते हैं और मुझे विश्वास है आप ये करेंगे। और अंकल शायद की तरफ भी देख रहे होते हैं, एकदम गुस्सा हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोलने जा रहा है। उसके बाद शायद बोलता है अंकल से कि अभी से मैं एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करना चाहता हूँ। और फिर शायद अपनी मॉम के घर के सामने खड़ा होता है और उसे ही देख रहा होता है। उसका वो बोलता है ये घर बहुत समय हो गया जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। उसका वो अपने साइड में देखता है और बोलता है ठीक है मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरा पीछा मत करो। और वो बॉब से बोल रहा होता है जो बॉब वहीं पे खड़ा होता है दूर उससे। उसके बाद बॉब बोलता है शायद से कि मुझे ऑर्डर मिले हैं कि मैं आपके साथ रहूं, लेकिन शायद बोलता है उससे कि मैंने कहा ना कि मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। और बॉब बोलता है कि हाँ मैं ये बात समझता हूँ पर मैं आपको बॉडी गार्ड हूँ तो मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। और शायद बोलता है बॉडीगार्ड ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। और बॉब बोल रहा होता है नहीं मैं नहीं हूँ आपसे ज्यादा ताकतवर। फिर वो बोलता है पर अगर आप कहीं पे जाएंगे तो मैं कम से कम आपके लिए ड्राइव कर सकता हूँ। और शायद बोलता है हाँ। और फिर शायद वहां से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद वो गेट खोलता है और बोलता है कि बॉब ब्रदर। और बॉब उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आपको अंदर नहीं आना, और वैसे भी हमें साथ में बहुत ज्यादा सफाई करनी है। और यही सुन के बॉब बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है हाँ जरूर जरूर मैं आ रहा हूँ। और एकदम हंसते हुए अंदर की तरफ आ रहा होता है। शायद भी ये देख के एकदम बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर हमें दिखाते हैं एक बड़ा सा घर जिसके आसपास बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं और उसके अंदर हमें दिखाते हैं एक आदमी बैठा होता है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर कोई गेट खोल के अंदर आता है और वो बोलता है मास्टर एक लेटर आया है आपके लिए। और हमें ये लेटर दिखाते हैं जो आया होता है इस आदमी के लिए। उसका बोलता है ठीक है उसे लेके आओ। और वो बोलता है हाँ मास्टर मैं लेके आया। और ये आदमी इसी लेटर को देख रहा होता है। इसके बाद इसका सर्वेंट बोलता है इससे कि मास्टर ये क्या है। और इसके मास्टर बोलते हैं कि अजीब लोगों ने अजीब लेटर भेजा है और कुछ नहीं। और यही बात सुन के वो सर्वेंट सोच रहा होता है क्या मास्टर ये क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद वो लेटर को एकदम हवा में उड़ाता है और उसे बहुत जगह से काट देता है एक ही बार में। और उसका सर्वेंट यही देख रहा होता है, उसने बहुत जल्दी काट दिया होता है इस पेपर को। तो उसके बाद ये आदमी बोलता है अच्छा जिंदगी और मौत ठीक है, तो इसका नाम होता है ससाकी सिंटो, तो मैं इसे सिंटो बोलूंगा। और उसका हमें दिखाते हैं फ्रांस जहाँ पे ये सभी लोग एकदम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शॉर्ट से। और वहाँ पे भी लेटर आया होता है इस लड़के के पास। इसका ये बोलता है अच्छा एक डेथ मैच। और इस लेटर को यही पढ़ रहा होता है। इसका दूसरे रोल बनाता है, बोलता है क्या ये लोग सच में पागल हो गए हैं।
हैं और इसका नाम होता है जिन सैकमैन। और इसके बाद हमें दिखाते हैं इराक का ट्रूप बेस जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और कैंप लगा होता है, जिसके अंदर एक आदमी सिगार से स्मोक कर रहा होता है और वो अपने चाकू से कुछ छील रहा होता है। और इस आदमी के हाथ में बहुत बड़ा चाकू होता है, वो लकड़ी को छील रहा होता है और वहीं बैठा होता है। उसके बाद वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे भी वही लेटर होता है। इस आदमी को भी वो लेटर मिल गया होता है और यही देख के बोल रहा होता है हाँ ठीक है। उसका हमें दिखाते हैं उसके पीछे से उसने बहुत सारी लकड़ियों की डॉल बनाई होती हैं और इसने ये अपने कॉमरेड्स के लिए बनाए होते हैं जो मर गए होते हैं उनके लिए। और फिर हमें दिखाते हैं चाइना, जिसके अंदर कहीं पे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, फिशिंग कर रहा होता है। और फिर वो अपने पीछे कुछ नोटिस करता है तो वहाँ पे एक स्कूटर पे आदमी आता है और वो बोलता है कि एल्डर चैन आपके लिए एक लेटर आया है। एल्डर चैन बोलते हैं क्या एक बूढ़े आदमी के लिए ऐसे लेटर आया है, ठीक है मैं देखता हूँ, वहीं पे रख दो। और वो आदमी उस लेटर को वहीं रख के चला जाता है और जब वो वहां से निकल जाता है उसको एल्डर चैन अपने हाथ के ऊपर उठाते हैं और अपनी फिशिंग रॉड की मदद से उस लेटर को वहां से उठा लेते हैं। और वो लेटर उनके सामने ही होता है स्टिक में और वो उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बाद वो कुछ नहीं करते और सीधा उस लेटर को ऊपर उछालते हैं हवा में और अपने स्टिक को गोल गोल घुमा रहे होते हैं। उसका हमें दिखाता है उस लेटर के चारों ओर उनकी फिशिंग रोप आ गई होती है और वो एकदम खींच देते हैं उस लेटर को, जिसकी वजह से वो लेटर एकदम हवा में फट गया होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एल्डर चैन को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस डेथ मैच में और फिर वो दोबारा से अपनी फिशिंग करने लगते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसका हमें दिखाते हैं सैद का घर, जिसके अंदर गैस पे खाना बनना होता है और सैद खाना बना रहा होता है और बॉब टेबल पे बैठा होता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उसका वो सैद को देखता है और एकदम खड़े होते हुए वो बोलता है कि बॉस मैं खाना बनाता हूँ। और सैद बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये बन चुका है पूरा। और बॉब एकदम पानी पानी होते हुए बोलता है पर मैं कर सकता हूँ ये। और फिर सैद बोलता है बॉब से कि चिंता मत करो, और वैसे ही मैंने तुमसे बोला नहीं है कि तुम मुझसे नॉर्मली बात करो, और अब मैंने सनशाइन को छोड़ भी दिया है तो तुम मुझसे ऐसे बात मत किया करो, नॉर्मली बात किया करो। और यही सुन के बॉब एकदम शॉक में चला गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं बॉस। उसका साथ बोलता है बॉब से कि जो बॉब ब्रदर हैं अब वो भी मेरे लिए से ब्रदर हैं। और यही सुन के बॉब सीधा जमीन पे गिर जाता है। शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ। उसका बाद बॉब एकदम रोते हुए बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसे क्यों हैं बॉस, मैं सिर्फ बॉब हूँ, आपके लिए सिर्फ मैं बॉब हूँ, और क्या मैं बॉस का नंबर 1 सबॉर्डिनेट नहीं था, मैं आपसे पहले मिला था। और शायद ये सुन के एकदम डर गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहे हैं ब्रदर। उसके बाद कोई बेल बजाता है, ये दोनों के दोनों गेट की तरफ देख रहे होते हैं क्या अब कौन है। और बॉब एकदम भगते हुए जाता है कि ठीक है मैं जाके देखता हूँ इसे। और फिर शायद पूछता है बॉब से तो फिर क्या आया है गेट पे। और बॉब एकदम चिल्ला के बोलता है शायद से कि बॉस एक लेटर आया है। और शायद बोलता है एक लेटर, ठीक है खोलो उसे। और बॉब जब उस लेटर को खोलता है तो बोलता है कि ये। और शायद बॉब का यही रिएक्शन देख के सोच रहा होता है क्या ये क्या है। उसका बाद वो पूछता है बॉब से क्या मॉम के बारे में कुछ खबर है इसके अंदर, लेकिन बॉब बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये इंग्लिश में पूरा लेटर, मैं इसे कैसे पढ़ूं। और एकदम शॉक होते हुए बोल रहा होता है शायद से। और शायद बोलता है इंग्लिश में। उसका बाद वो बॉब से वो लेटर ले लेता है, वो खुद पढ़ रहा होता है और बॉब एकदम खुश होते हुए बोलता है कि हाँ जैसी मुझे उम्मीद थी बॉस से, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी। और यही बोलते हुए बॉब बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, शायद की तरफ देख रहा होता है और शायद के पसीने आ गए होते हैं उस लेटर को देख के। उसका शायद एकदम घबराते हुए बोलता है कि मैं मैथ कर सकता हूँ पर इंग्लिश ये मेरे बस की बात नहीं है। और लेटर को एकदम क्रश कर देता है और बॉब उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन बॉब एकदम खुश होते हुए बोलता है कि हाँ देखो कितनी ज्यादा ईमानदारी है मेरे बॉस के अंदर, आप तो बहुत ज्यादा ग्रेट हैं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी बॉस। और शायद उनकी ये बातें सुन के और ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका बोलता है चलिए ठीक है पहले हम रेमन खाते हैं। और बॉब बोलता है हाँ ठीक है। उसका हमें दिखाते हैं यूएस की एक खाली फैक्ट्री जहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और वहाँ पे इस आदमी एकदम पंच पड़ा होता है सीधा, उसके बाद ये जमीन पे गिर जाता है और फिर एक रेफरी बोलता है कि मैच यहीं पे खत्म होता है। और हमें दिखाते हैं आदमी जो जीत गया होता है पंच मार के, और सभी लोग इसी के लिए चेयर कर रहे होते हैं। और इस सभी मैच को अपने मोबाइल में कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है, बोलता है हाँ जैसी मुझे उम्मीद थी, तो कौन है अब अगला चैलेंजर। और ये लड़का ये रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने फोन में। उसके बाद ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है कि जिसने जिम्मी को हरा दिया मैं उसे $500 दूंगा। कि यहाँ पे सभी की सभी भीगी बिल्ली हैं और कोई नहीं है यहाँ पे जो जिम्मी को फाइट करने के लिए चैलेंज करे। अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और हमारे व्यूअर्स भी कम हो जाएंगे। चलो ठीक है मैं इसे बढ़ा के $1000 कर देता हूँ, जो भी जीतेगा मैं उसे $1000 दूंगा। और यही बोलते हुए एकदम चुप हो जाता है। वो देखता है सामने तो हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे कोई आता है और वो जिम्मी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये लड़का बोल रहा होता है वाह वाह तो ये है वो। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे ब्रॉक आ गया होता है फाइट करने के लिए और वो लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है क्या तुम जानती हो ये है एक असली मॉन्स्टर। और ब्रॉक ऊपर की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद वो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस आदमी से फाइट करूं। और जिमी सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर जिमी एकदम गुस्से से देख रहा होता है ब्रॉक की तरफ, जहाँ पे उस टावर पे इस लड़के के अलावा एक और आदमी होता है और ये वही होता है जो बॉब को शुरुआत में इनविटेशन देने के लिए आया था। और
एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ। और ये लड़का और डर गया होता है उसकी हंसी से। उसका वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। और ये लड़का सोच रहा होता है क्या ये कौन है, ये यहाँ पे कैसे आया। उसका वो आदमी बहुत ज्यादा पैसे निकालता है अपनी जेब से और वो बोलता है कि ये हैं $1 लाख। और सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या इतने ज्यादा पैसे, और इसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका ये आदमी बोलता है कि जिसने भी हमारे चैंपियन को हरा दिया मैं उसे ये दे दूंगा, और अगर तुम सब लोग साथ में ग्रुप बना के भी अटैक करोगे तो ये भी फेयर होगा। और जिमी और ये लड़का दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। और वो आदमी दोबारा से चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम लोग वेपन भी लेके आओगे तो ये और ज्यादा अच्छा होगा। मैं अपने चैंपियन के ऊपर $1 लाख लगा रहा हूँ, जो भी उसे हराएगा उसे ये पैसा मिलेगा। और चलो ठीक है, मैं इसे बढ़ा के $10 लाख कर देता हूँ, जो भी जीतेगा उसे ये पैसा मिलेगा। और यही सुन के ब्रॉक अपने पंच को टाइट कर लेता है और वो बोलता है उस आदमी से कि ये क्या कर रहे हो तुम। उसका वो आदमी बोलता है ब्रॉक से कि वैसा ही करो जैसे तुम्हें ऑर्डर्स मिले हैं, मैं तुम्हारे लिए एक पूरा स्टेज सेट कर दूंगा जिसमें सिर्फ तुम होगे और कोई नहीं। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो मान जाता है उसकी बात को। और हमें दिखाता है कि बाकी सभी लोग अपने हाथ में वेपन उठा लेते हैं और सभी के सभी एकदम तैयार होते हैं। और उन लोगों ने ब्रॉक को चारों तरफ से घेर लिया होता है, उस पर अटैक करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और वो आदमी बोलता है इस लड़के से कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसे शूट नहीं करोगे। और वो लड़का बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम। और इसी के बाद ये आदमी उसके पास आते हुए बोलता है कि उसकी शूटिंग करो, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम्हारे 70,000 सब्सक्राइबर हैं। और वो लड़का एकदम डरते हुए बोलता है हाँ जरूर जरूर मैं करता हूँ। उसका वो शूटिंग कर रहा होता है अपने फोन से उसकी। और यही सब देख के ये आदमी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, अपने दांत दिखा रहा होता है। और फिर बाकी सभी लोग एकदम तैयार हो जाते हैं और वो एकदम आते हैं ब्रॉक को मारने के लिए साथ में मिलके। और ब्रॉक वहीं पे खड़ा होता है, उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अपना अटैक करना शुरू कर देता है और एक एक को मार रहा होता है। उसके बाद वो अपने पीछे देखता है तो दोबारा से अपने किक मारता है दूसरे आदमी को। उसका ये आदमी एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि जो भी मिस्टर चैंग को हराएगा उसे $1 करोड़ मिलेंगे। अगर तुम लोगों को पैसे के अलावा भी कुछ चाहिए हो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा, बस उन्हें हराओ। और एकदम नीचे देख रहा होता है जहाँ पे ब्रॉक सभी को मार रहा होता है। उसका तो वो बोलता है कि मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को ना ढूंढ लूं, तब तक फाइट कंटिन्यू रहेगी। और ब्रॉक सभी को मार रहा होता है लाइनबाजी करके बहुत बुरी तरीके से। और ब्रॉक को भी ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं शरद और बॉब दोनों साथ में बैठे होते हैं, वो टीवी देख रहे होते हैं। और बॉब बहुत ज्यादा खुश होता है टीवी देखते हुए। उसका हमें दिखाते हैं टीवी पे विक्टर का मैच चल रहा होता है। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि जो एथलीट विक्टर चू हैं उन्होंने चैलेंज किया है IWF लाइट लेवल की टाइटल बैटल के लिए। वो अभी अपने दूसरे अपोनेंट पे भारी पड़ रहे हैं। और हमें दिखाते हैं विक्टर पंच मार रहा होता है सामने वाले इंसान को और एकदम जीत रहा होता है। और फिर एंकर बोलता है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तब भी विक्टर चू अपने अटैक करे जा रहे होते हैं बहुत तेजी से उसके ऊपर। और विक्टर ने उस सामने वाले आदमी को बहुत बुरी तरीके से पंच मारे होते हैं। और इसी मैच को देख के बॉब बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और शायद भी एकदम स्माइल करते हुए विक्टर के मैच को देख रहा होता है। उसके बाद टीवी के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि जैसे मैंने सोचा था, क्या एक वर्ल्ड चैंपियन एक नए लड़के को भी नहीं हरा सकता जो बिल्कुल जमीन से उठा है। और जो एथलेटिक विक्टर चू हैं उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। और फिर हमें दिखाते हैं शायद कुछ देखता है टीवी के अंदर और उसे ही देख रहा होता है। तो वहाँ पे जिन और सोफी बैठे होते हैं, वो आए होते हैं विक्टर के मैच को देखने के लिए। और शायद सोफी को देखने के बाद ही एकदम उदास हो गया होता है और बॉब उसे देख रहा होता है, बोलता है बॉस क्या हुआ। उसके बाद शायद बॉब की तरफ देखता है, उसके बाद बॉब बोलता है क्या आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, क्या मैं उनके बारे में ढूंढना शुरू करूँ। और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये उन्हें ढूंढेंगे। उसका बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले तो मुझे कॉलेज के अंदर जाना है। और बॉब एकदम शायद की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। उसका बाद एकदम खड़ा होता है, चिल्ला के बोलता है कि ठीक है, जब एक बार आप कॉलेज के अंदर चले जाएंगे उसके बाद मैं उन्हें ढूंढना शुरू कर दूंगा। और वो अपने मोबाइल को ही देख रहा होता है, वो एकदम बहुत ज्यादा डेडिकेट लग रहा होता है और शायद बोल रहा होता है हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद हमें टीवी पे दिखाते हैं जहाँ पे विक्टर जीत गया होता है और वहाँ पे अनाउंस हो रहा होता है कि आज एक नए वर्ल्ड लाइट लेवल चैंपियन का जन्म हुआ है और उनका नाम है विक्टर चू। और फिर हमें दिखाते हैं रोड जहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। और फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाते हैं जहाँ पे शायद आया होता है पढ़ने के लिए, अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बगल में बॉब भी बैठा होता है, शायद वहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं एक टेबल पे जहाँ पे शायद बैठा होता है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और बॉब फोन चला रहा होता है। उसका शायद बुक को ही देखे जा रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और एकदम परेशान हो जाता है पढ़ाई करते करते, लेकिन बॉब मोबाइल में ही देखे जा रहा होता है। उसके बाद वो फोन में उसी लड़के की वीडियो देखता है जहाँ पे ब्रॉक फाइट कर रहा होता है उन सबसे। और ब्रॉक एक के बाद एक सभी को मार रहा होता है, उसने सभी को हरा दिया होता है। और बॉब उसी की वीडियो देख रहा होता है क्योंकि उसने शायद से बोला था कि वो उसके दोस्तों को ढूंढेगा। उसका हमें दिखाते हैं एक बिल्डिंग जिसके अंदर एग्जाम हो रहे होते हैं कोरिया के कॉलेज एडमिशन के लिए। जो भी इस एग्जाम को पास करेगा उसे एडमिशन मिलेगा। और इस बिल्डिंग के अंदर सैद भी बैठा होता है, वो एग्जाम दे रहा होता है और वहाँ पे टीचर घूम रहा होता है। और सैद को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है एग्जाम देने में। उसके बाद वो एग्जाम दे के बाहर आ जाता है और बॉब उसे ही देख रहा होता है। उसका वो एकदम चिल्ला के बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस। और वो इतनी ज्यादा चिल्ला के बोलता है कि सभी लोग एकदम डर गए होते हैं उसके आसपास के, और शायद उसे ही देख रहा होता है। और वो बोलता है कि मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि मेरी स्कूल लाइफ। और वो बॉब की तरफ देख रहा होता है और फिर बॉब उसे ग्रीट करता है और वो बोलता है तो बॉस आपका टेस्ट वो कैसा गया। और शायद उसकी ये बात सुन के स्माइल करता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो बोलता है कि वो बहुत अच्छा गया।
और यही सुन के बॉब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि कांग्रेचुलेशन। तो आप क्या कहते हैं कि इसकी सेलिब्रेशन में एक पोर्क बेली और सोजू, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? और शायद भी एकदम रेडी हो जाता है, बोलता है कि हाँ ये बात सही है, चलो ठीक है करते हैं। उसको हमें दिखाते हैं सोजू की दुकान, जहाँ पे बॉब बोल रहा होता है शायद से कि आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़िया किया है, इसलिए एक कप लीजिए। और फिर शायद बॉब को उसके पुराने नाम से बुलाता है और बोलता है रॉड। और बॉब बोलता है हाँ बॉस। उसके बाद शायद बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि मुझे ऐसे मत बुलाया करो। पर रॉड बोलता है पर मैं आपको ऐसे आसानी से बुला सकता हूँ और मुझे ये पसंद है। और वैसे भी जब हम एक बार ब्रदर बनते हैं तो हम हमेशा ब्रदर रहते हैं, और वैसे ही जब वो एक बार बॉस बनते हैं तो हमेशा बॉस रहोगे आप। और शायद बोलता है अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, ये तुम्हें याद है ना? और यही सुन के बॉब एकदम शॉक हो गया होता है। वो बोलता है पर आपने कहा था कि मैं आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा। और फिर शायद उसके हाथ से सोजू की बोतल ले लेता है और बोलता है कि ब्रदर मैं सीरियस हूँ इस बार। और फिर रॉड शायद की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद शायद बोलता है रॉड से कि अगर आप जेल के अंदर बहुत ज्यादा समय के लिए रहेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और शायद यही सोच के उदास हो रहा होता है, इतने में रॉड चिल्ला के बोलता है शायद से पर आप नहीं है, जितने भी इंसानों को मैं जानता हूँ उसमें से आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और आपका करिश्मा वो तो रॉक करता है हमेशा, और आप सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। और शायद यही सुन के बोलता है हाँ मैं जानता हूँ पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और रॉड बोलता है क्या, माफ करिए आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप पहले से ही कोरिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान और सनशाइन भी आपकी है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और फिर शायद बोलता है कि जो प्रॉब्लम मैं मेंशन कर रहा हूँ वो है कि जब भी मैं फाइट करता हूँ तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और हारने से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। और रॉड शायद की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर शायद सोजू पीता है और बोलता है कि अगर मैं सनशाइन में ऐसे ही रहा तो फिर मैं और ज्यादा फाइट करूंगा और करता ही रहूंगा, एक के बाद मैं दूसरे से करूंगा, और इसका कोई एंड नहीं होगा मुझे लगता है, अगर ऐसा ही होता रहा। और रॉड उसकी बातें सुनना होता है, उसके बाद वो बोलता है कि मैं दोबारा से फाइटिंग को एंजॉय करने लगूंगा, तब मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को रोक पाऊंगा। उसके बाद वो अब एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है ये। उसके बाद वो सोजू की बोतल रख देता है टेबल पे और बोलता है कि मैं अभी भी बात कर रहा हूँ फाइट के बारे में, तब भी मेरा ब्लड बॉईल कर रहा है, और हमेशा से वो मेमोरीज जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहता वो भी बार बार मेरे सामने आती हैं जिस समय मैंने फाइट की होती है। और फिर रॉड बोलता है शायद से बॉस। और फिर साथ बोलता है मैं इस सबको ऐसे नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं बार बार जेल के अंदर आता जाता रहूंगा, और मेरी वजह से मेरी मॉम को रिवेंज लेना पड़ा उस मास्टर बैंक के ऊपर, बल्कि सच बात तो ये थी कि मैंने उसे मारा था और उस सब का ब्लेम मेरी मॉम को लेना पड़ा। और अगर दोबारा से मेरी मॉम मेरी वजह से डेंजर में आई तो, लेकिन रॉड बोलता है उससे पर आप चिंता मत कीजिए, आप जानते हैं ना कि मैडम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और मैंने सुना है कि कई बार तो उन्होंने कांटेक्ट किया है हमें, बोला है कि वो सेफ है। और शायद बोलता है कि मैं ये जानता हूँ कि मेरी मॉम स्ट्रांग है, पर अगर फिर भी अगर गलती से कुछ भी हुआ उन्हें, और वो अपने पंच को टाइट करते हुए बोल रहा होता है, तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, और फिर मैं उसे एक और एक्सक्यूज मानूंगा फाइट करने का, और उसके बाद मैं दोबारा से कभी नहीं रुकूंगा, और मुझे इसी बात से सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर एक बार मैं शुरू हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को कभी रोक पाऊंगा। और फिर रॉड उसके कंधे पे हाथ रखता है और शायद उसे देख रहा होता है। उसका बॉब बोलता है उससे कि यही आप है कोरिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान, आपकी यही फिगर है सनशाइन के अंदर, इसी को सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर शायद रॉड की तरफ देख रहा होता है, उसका रॉड बोलता है शायद से पर कुछ भी हो जाए और कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले, पर मेरे लिए आप सबसे ज्यादा बेस्ट हैं बॉस। और शायद यही सुन के एकदम खुश हो जाता है और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद रॉड टेबल से सोजू की बोतल उठाता है और सीधे एक बार में पी जाता है। और शायद उससे बोल रहा होता है थैंक, लेकिन इतने में ही बॉब एकदम हंसने लगता है और बोलता है कि बॉस को प्रोटेक्ट करूंगा मैं। और शायद सोच रहा होता है क्या इसे क्या हुआ एकदम, और रॉड सीधा जमीन पे गिर जाता है और एकदम चिल्लाने लगता है कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ। और शायद सोच रहा होता है नहीं इसे चढ़ तो नहीं गई कहीं। और फिर शायद रॉड को ला रहा होता है पकड़ के, और वो बोलता है कि ये आदमी ये तो बहुत जल्दी ड्रंक हो जाता है, इसे तो बिल्कुल पीना नहीं आता। और रॉड एकदम चिल्ला रहा होता है कि सभी को पकड़ो पकड़ो सभी को। और शायद बोलता है इससे प्लीज आप चुप हो जाइए, हम घर पहुंच गए, ब्रदर बस सब रुक जाओ। लेकिन बॉब चिल्लाया जा रहा होता है पकड़ो उन्हें पकड़ो। और फिर शायद बोलता है रॉड से कि अगर आप चुप नहीं हुए तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। उसको हमें दिखाते कोई गेट खुलता है और शायद सामने दिख रहा होता है क्या गेट किसने खोला, मैं तो बाहर हूँ। और जब वो सामने देखता है तो वो बोलता है मॉम। और उसकी मॉम वहाँ गेट पे खड़ी होती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारा टेस्ट कैसे गया मेरे बेटे। उसका हमें दिखाते रॉड जो एकदम सोफे पे लेटा होता है और सो गया होता है। उसका शायद बोलता है मॉम से पर आप कब वापस आई। और उसकी मॉम बोलती हैं कि मुझे माफ करना मैं थोड़ी लेट हो गई है ना, वैसे मैं तुम्हारे टेस्ट से पहले आना चाहती थी और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी पर मैं लेट हो गई। और शायद बोलता है क्या आप जानती हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा था। और उसकी मॉम बोलती है हाँ जरूर मैंने सुना है तुम्हारे अंकल से। तो उसका शायद पूछता तो फिर क्या अब जो सारी डेंजरस जॉब थी वो खत्म हो गई। और उसकी मॉम बोलती है उससे हाँ जरूर वो सब खत्म हो गई, मैं उन्हें खत्म करके ही यहाँ पे आई हूँ। और शायद उनकी यही बातें सुनना होता है, इसके बाद वो बोलता है कि ये सुन के बहुत अच्छा लगा।
और उसकी मॉम भी उसके सामने बैठी होती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं उससे, सही बात बोली तुमने मेरे बेटे, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। और शायद बोलता है उनसे, हाँ जरूर, वैसे ही मैं अब कॉलेज जाने वाला हूँ और मुझे लगता है कि मैंने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है, तो मैं जरूर पास हो जाऊंगा। उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं कि बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटे। उसके बाद शायद बोलता है उनसे कि मेरी वजह से जिसने सबसे ज्यादा काम किया है वो आप हैं और कोई नहीं। और उसकी माँ उसके ऊपर हाथ रखती हैं, बोलती हैं कि उन सब बातों के बारे में चिंता मत करो अभी, और जो तुम करना चाहती हो वो तुम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका तो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और वो बोलती हैं कि तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें सॉरी बोल रहे हैं बेटा। और शायद वो नहीं देख रहा होता है। उसका वो बोलती हैं कि हमारी वजह से तुम्हें अपना इतना सारा समय गंवाना पड़ा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो अभी। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और एकदम उदास हो जाता है। उसका वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ जरूर, मैं वही करूंगा मॉम। उसको हमें दिखाते हैं सनशाइन ग्रुप की बिल्डिंग, जिसके अंदर शायद की मॉम बैठी होती हैं और उनके सामने अंकल होते हैं, बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। और फिर शायद की मॉम बोलती हैं उनसे कि जो ट्रायड है वो हमें और ज्यादा परेशान नहीं करेगी अब। और अंकल बोलते हैं हाँ मैं ये जानता हूँ, पर और मॉम सोच रही होती हैं क्या ये क्या बोलेंगे। उसके बाद अंकल उनके सामने एक लेटर रख देते हैं, बोलते हैं कि ये आया है। और मॉम उन्हें देख रही होती हैं, सोच रही होती हैं क्या ये क्या है। और फिर शायद कि मैम उस लेटर को पकड़ के देख रही होती हैं। उसके बाद अंकल बोलते हैं उनसे कि जब हमने इस लेटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इस लेटर के पीछे जो भी इंसान है वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है। और शायद कि हम उस लेटर को ही देख रही होती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं पर इसका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और अंकल बोलते हैं हाँ हम कर सकते हैं, पहले मैंने भी यही सोचा था, पर आप इसे देखिए। और वो शायद कि हमको टैब दे रहे होते हैं और वो सोच रही होती हैं क्या अब इसमें क्या है। फिर वो देखती हैं तो एकदम शॉक हो गई होती हैं। उसके बाद अंकल बोलते हैं कि अभी ब्रॉक चैंग है वो इन सभी का सेंटर है, और उसने बहुत सारे मैचेस लड़े हैं जिसके अंदर कोई भी रूल नहीं है, और उसने बहुत सारे लोगों को पीटा है। और दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रेजी हुए जा रहे हैं इस वीडियोस पे। और ये वैसा ही हो रहा है जैसा साथ ने टूर्नामेंट खोला था जापान के अंदर। उसका साथ की हम टेबल पे टैब रखती हैं और बोलती हैं कि जिनको क्या हुआ, उसे ब्रॉक को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। और अंकल बोलते हैं कि अब उसने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है और वो एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा रहना चाहता है। और फिर साथ को हम बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर आप जाइए और अपना काम करिए। और फिर अंकल वहां से जा रहे होते हैं, गेट खोलते हैं, लेकिन इतने में साथ को हम उन्हें रोकती हैं और वो अंकल वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद वो पीछे देखते हैं तो साथ को हम बोलती हैं उनसे, क्या तुम एक फुल मीटिंग दोबारा से बुला सकते हो। और अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये कब बोल रही है मैम। उसके बाद साथ की मैम बोलती हैं कि जो सैथ है वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, तो फिर मैं भी सैथ के साथ एक नॉर्मल मॉम की तरह रहना चाहती हूँ। और अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रही है मैम। उसका तो एकदम चिल्ला के बोलते हैं बॉस, पर आप ये क्या बोल रही हैं। और मॉम बोलती हैं उनसे कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है इस सीट पे बैठने का, अगर शायद वापस नहीं आना चाहता। और अंकल उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या मैम ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं उनसे कि ये सीट ये तुम्हें ज्यादा फिट करती है, और जो मेरे हस्बैंड है ऊपर वो भी इस बात से एग्री करते होंगे। और अंकल को ये बात सुन के एकदम गुस्सा आ रहा होता है। उसका तो वो मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं समझ सकता हूँ आपको। और फिर हमें दिखाते कोरियन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, बहुत तेजी से लात मारता है बॉल में। और फिर वो लोग एकदम फुटबॉल खेल रहे होते हैं, दो टीम होती हैं येलो और ब्लू, और सभी लोग इन्हें चेयर कर रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे ऑडियंस में सोफी भी बैठी होती है और इनके मैच को देख रही होती है। और वहाँ पे बॉल जाती है एकदम जिन की तरफ, और एक लड़का चिल्लाता है जिन उसे पकड़ो। और जिन सोच रहा होता है क्या, वो जब वो साइड में देखता है तो बॉल वहाँ पे आ गई होती है उसके पास में, और वो बॉल की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद अपने सिर को ऊपर करता है और बहुत ही चिल्लाता है और सीधा बॉल में अपना सिर मारता है, जिसकी वजह से बॉल एकदम रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये लोग सोच रहे होते हैं क्या ये क्या किया इसने। और बॉल एकदम हवा में होती है, ये सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। उसका जिन अपने पैर को टाइट करता है और सीधा जंप कर देता है वहां से, और वो इन सभी से ऊपर होता है बॉल के पास में। और वो एक किक मारता है, सीधा उल्टा होकर अपनी बॉडी को मूव करता है और सीधा एक और जोर से किक मारता है गोल की तरफ। और बॉल सीधी स्पीड में जाती है गोल की तरफ, और गोलकीपर भी एकदम तैयार होता है, लेकिन वो गोल हो जाता है बहुत तेजी से। और इसी के बाद जिन एकदम खुश हो रहा होता है, बोलता है या मैंने कर दिया। और सभी लोग भी चिल्ला रहे होते हैं उसके लिए, और सोफी ऐसे ही देख रही होती है। और शायद वहीं पे खड़े होकर सोफी को देख रहा होता है, एकदम स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो मुड़ जाता है और वहां से जा रहा होता है। और सोफी और जिन एकदम खुश होते हैं, वो दोनों हंस रहे होते हैं। और दूसरी साइड में दिखाते हैं कि अपना शायद बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा होता है लैंप जला के। और फिर स्प्रिंग का सीजन बीत जाता है, विंटर का सीजन आ जाता है। और फिर जिन और सोफी दोनों साथ में होते हैं, और शायद अभी भी बॉब के साथ होता है। उसके बाद सर्दियों का मौसम भी बीत जाता है और हमें दोबारा से दिखाते हैं योनो यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं एथलेटिक डिपार्टमेंट के, नए फ्रेशमैन के। और वहाँ पे दोबारा से अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो नए फ्रेशमैन हैं मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए, और अभी से जो तुम्हारे ब्रदर्स हैं वो तुम लोगों की देखभाल करेंगे। तो इसी बात पे तालियां हो जाएं। और सभी लोग एकदम तालियां बजा रहे होते हैं, और हमें दिखाते हैं स्टेज पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और प्रोफेसर उन्हें माइक देते हैं और वो बोलता है थैंक यू प्रोफेसर। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं अपना शायद वो नहीं देख रहा होता है, उसके बाल बड़े हो गए होते हैं। उसका ये लड़का बोलता है कि जिम स्टूडेंट प्रेसिडेंट मैं ली गैंग यूक, और हमारी यूनिवर्सिटी के 100 साल के ट्रेडिशन पे जो हमारे नए लड़के हैं उन्हें सिर्फ यही याद रखना चाहिए
कि सभी लोगों को अपने बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी है और तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हारे लिए बिल्कुल आसमान की तरह हैं, तुम्हें उनकी तरफ ऐसे ही देखना चाहिए जैसे तुम आसमान को देखते हो। और मेरी बातों को सुनो और मेरे पीछे रिपीट करो कि तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हारे लिए आसमान है। उसके बाद सभी के सभी एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि हमारे ब्रदर्स हमारे लिए आसमान की तरह है। अब ये लड़का दोबारा से बोलता है कि तुम्हारी आवाज अभी भी कम है, चिल्ला के बोलो। और यहाँ पे शायद भी एकदम चिल्ला रहा होता है कि हमारे ब्रदर्स हमारे लिए आसमान की तरह है। और इसी की वजह से सभी बच्चे एकदम थक गए होते हैं, शायद सामने की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद ये लड़का बोलता है कि जो एथलेटिक डिपार्टमेंट है उसे डिसिप्लिन चाहिए और यहाँ पे ऐसे लोग बहुत सारे हैं, पर मुझे पता चला है कि एक स्टूडेंट है जो फोर्थ टाइम रिपीट कर रहा है। और हमें बताते ही अपना साथी होता है जो फोर्थ टाइम रिपीट कर रहा होता है। और ये सुन के वो एकदम उदास हो गया होता है। उसका ये लड़का दोबारा से चिल्ला कर बोलता है पर जो भी हो, एथलेटिक डिपार्टमेंट में एज मैटर नहीं करती। अगर तुम्हारे विदेश तुम्हें कुछ भी करने को बोले तो तुम्हें बिल्कुल करना है वो। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। और सभी सभी एकदम चिल्ला के बोलते हैं हाँ ब्रदर हम समझ गए। और फिर ये लड़का बोलता है अच्छा ऐसा लगता है कि तुम समझ गए, ठीक है तो फिर अभी से हम फ्रेशमैन की वेलकम सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। और सभी के सभी एकदम खुश हो गए होते हैं, सभी चिल्ला रहे होते हैं। उसको हमें दिखाते हैं शायद जिसके हाथ में गिलास होता है और ये बोलता है कि सभी की सभी अपना गिलास उठाओ और सभी एक ही शॉट में पी जाएंगे इसे। और शायद साइड में देख रहा होता है क्या ये क्या है, तो हमें दिखाते हैं वहाँ भी एक लड़का होता है, बोलता है कि मैंने कभी भी अल्कोहल नहीं पी। ये दूसरा लड़का बोलता है उससे क्या हुआ तुम पी क्यों नहीं रहे, लेकिन बोलता है कि ब्रदर ये। और शायद उस लड़के की तभी देख रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है। उसका ये सीनियर लड़का बोलता है उससे क्या एक स्टूडेंट को ड्रिंक करना भी नहीं आना चाहिए, जल्दी से पी जाओ एक ही सिप में से। और अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम अपनी सोशल लाइफ में कैसे जिंदा रहोगे। और उसने उसकी गर्दन पकड़ी होती है, वो लड़का बिल्कुल डरा हुआ होता है और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। उसका शायद उसके हाथ से गिलास छीन लेता है और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ। और शायद एक ही बार में उस गिलास को पी जाता है। और ये लड़का उसे देख रहा होता है, बोलता है क्या ये क्या कर रहा है तू। उसके बाद शायद बोलता है उस लड़के से कि उसने कहा है कि वो अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकता, ये उसका फर्स्ट टाइम है। और वो लड़का एकदम गुस्सा होता है उसकी तरफ देख रहा होता है, बोलता है क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन शायद एकदम हंसते हुए बोलता है नहीं मैं मजाक कैसे कर सकता हूँ, आखिर हमारे पर तो हमारे लिए आसमान है। और यही सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये कमीना ये क्या बोल रहा है। और फिर उसके पीछे से वही लड़का आता है जो स्पीच दे रहा होता है, बोलता है कि नहीं तुम रुक जाओ। और क्या ये लड़का वही है जो रिपीटिंग स्टूडेंट है। और फिर शायद खड़ा होता है तो ये लड़का सोच रहा होता है क्या फाइट होने वाली है। उसका शायद खड़ा हो जाता है उनके सामने और वो बोलता है कि भले सक भी मैं जितना भी लेट हो जाऊं पर मैं मेहनत करूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके साथ भी अच्छे से काम कर सकूं। और फिर हमें दिखाते हैं ये मोटा लड़का जो जिनका दोस्त होता है उसके साथ पढ़ता था, और वो साइड में देखता है क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो शायद को देखता है तो वो एकदम याद कर लेता है कि ये तो हमारे स्कूल का शायद है। और यही बोल के वो एकदम डर रहा होता है, वो बोलता है क्या शायद कहेंगे शायद ब्रदर, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और फिर ये लड़का अपनी उंगली चुभाते हुए बोलता है शायद को कि अगर तुम अपनी एज से बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपने दिमाग से भी बड़ा हो जाना चाहिए क्यों। और शायद उससे बोलता है हाँ जरूर ब्रदर। उसका ये लड़का दोबारा से बोलता है शायद से कि ये कमीना ये अभी भी हंस रहा है इतनी बेइज्जती के बाद। और इस सभी को देख के वो मोटा लड़का एकदम डर रहा होता है, बोलता है क्या मत करो उसके साथ ऐसा। और फिर ये लड़का जो स्पीच देता है वो पीछे उसी मोटे लड़के को देखता है, सोच रहा होता है क्या ये इतना क्यों डरा हुआ है। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाता है कि शायद वहां से आ रहा होता है और वो सामने दिखता है क्या ये कौन है, तो उसके सामने वही मोटा लड़का होता है, बोलता है हेलो। और शायद अभी भी सोच रहा होता है क्या ये कौन है। उसके बाद वो मोटा लड़का बोलता है शायद से कि मैं यंगजन हाई स्कूल से हूँ। फिर शायद बोलता है उससे अच्छा ऐसी बात है तो तुम तो मुझे जानते ही होगे। और वो लड़का बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं जिनकी सेम क्लास में था। तो शायद बोलता है अच्छा सच में, पर जो भी यंगजन हाई स्कूल में हुआ था उसे सीक्रेट रखना क्योंकि इस बार मैं ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। और वो लड़का बोलता है हाँ जरूर मैं समझता हूँ। और उसके बाद शायद वहां से जा रहा होता है और वो बोलता है उससे चलो ठीक है फिर हम अच्छे से बात करेंगे अगली बार। और वो लड़का बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन इतने में एक साथ वहां जा रहा होता है उसे कोई आवाज देता है, वो रिपीटिंग स्टूडेंट। और शायद साइड में देखता है क्या ये कौन है, तो वहां पे वही लड़के खड़े होते हैं, वो शायद को बुला रहे होते हैं। उसका ये लड़का बोलता है कि इधर आ जा। और ये मोटा लड़का सोच रहा होता है क्या ये अभी भी नहीं माने, और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है अच्छा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। और वो एकदम हंस रहा होता है। उसका हमें दिखाते रात हो गई होती है और शायद का घर दिखाते हैं जिसके अंदर शायद और उसकी मॉम बैठी होते हैं और वो बोलती हैं क्या एथलेटिक मेजर्स। और शायद बोलता है हाँ। उसका उसकी मॉम बोलती है उससे पर तुमने कहा नहीं था कि तुम एक लिटरेचर और लैंग्वेज वाले कॉलेज में जाना चाहते हो, पर एथलेटिक वाले में क्यों। लेकिन शायद बोलता है उनसे कि वही एक अकेली जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ मेरे मार्क्स के साथ और कहीं पे नहीं। और फिर मॉम बोलती हैं सच से कि अगर तुम एथलेटिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो तुम जानते हो ना कि वहाँ के लोग कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। लेकिन शायद बोलता है उनसे पर फिर भी वो अभी बच्चे ही होंगे। और बॉब सफाई करते करते साइड में ये सब बातें सुनना होता है। उसका बोलता है कि मैं अपने बॉस को प्रोटेक्ट करूंगा और अपनी रॉड निकाल लेता है, लेकिन शायद बोलता है कि ब्रदर आप नहीं आएंगे मेरे साथ। और यही सुन के बॉब एकदम उदास हो जाता है। उसके बाद मॉम बोलती है शायद से कि अगर तुम कोरियन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो जेन और सोफी की तरह तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और शायद बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर एक बार जब मेरा
एडमिशन हो गया उसका तो मुझे पढ़ाई करनी है, और अगर मैं और भी कुछ पढ़ूंगा तब भी मुझे लिटरेचर और फिलोसफी पता चली जाएगी। और मॉम बोलती है उससे, क्या जब मैं एक्सेप्ट हो जाऊंगा तुम क्या सोचते हो, क्या तुम एक्सेप्ट हो जाओगे इतनी जल्दी? और वो एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है मॉम से, हाँ जरूर, मेरे मार्क्स तो अच्छे ही हैं, और वैसे भी प्रैक्टिकल्स में मैंने बहुत अच्छा किया है, उसमें तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। उन्होंने मुझे बस दौड़ने के लिए कहा और चिनअप्स करने के लिए बोला, ये सब चीजें तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। और यही सुन के मॉम बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो बोलती हैं शायद से कि बहुत बढ़िया काम किया मेरे बेटे, यूनिवर्सिटी, ये तो बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है कि तुम कॉलेज के अंदर जा रहे हो। और शायद भी यही बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है, वो एकदम हंस रहा होता है मॉम को देख के। उसके हमें वहीं पे दिखाते हैं जहाँ पे ये लड़के बुला रहे होते हैं शायद को, और वो साइड में दिखता है तो वहाँ पे वही लड़का होता है जो शायद को परेशान कर रहा होता है शुरुआत में। अब वो बोलता है शायद से कि यहाँ पे आ जा, और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है कि इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और वो लड़का एकदम शायद से डरते हुए उन लड़कों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, और शायद देख रहा होता है क्या ये क्यों बोल रहा है। उसका ये लड़का बोलता है उस लड़के से कि नहीं, जो रिपीटिंग स्टूडेंट है उसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में। और उसके साइड वाला बोलता है तो इसलिए हम उसकी मदद करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे से एजुकेट हो सके यहाँ से, और वो दोबारा से रिपीट ना करना पड़े उसे। और यही सुनकर वो मोटा लड़का बोलता है कि तुम लोग चुप करो, ये क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन शायद उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं ब्रदर, आप रुक जाइए। और वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं मुझे। उसके बाद शायद बोलता है उससे कि नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर शायद उन्हीं लड़कों की तरफ जा रहा होता है। उससे बोलता है कि ठीक है चलो, कहाँ पे जाना है ब्रदर्स? और वो मोटा लड़का एकदम डरते हुए सोच रहा होता है कि मैं शायद ब्रदर के बारे में चिंता नहीं कर रहा, मुझे चिंता है उन लोगों के बारे में कि उनके साथ क्या होगा। और वो डरते डरते शायद कोई देख रहा होता है, उसका शायद वहां से चला जाता है। उसको हमें दोबारा से दिखाते हैं हॉल के अंदर जहाँ पे ये लड़का बोल रहा होता है, अटेंशन सभी लोग ध्यान दें, और अभी जब आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं तो मैं अभी एक ब्रदर को लेके आया हूँ, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है उन्हें बुलाने में मुझे। तो फिर यूनिवर्सिटी की शान और जो एथलेटिक डिपार्टमेंट के हीरो, और इस साइड से लड़का आ रहा होता है, बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो मेरे बारे में, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का बोलता है कि उनका नाम है सीनियर विक्टर चू। और विक्टर स्टेज के ऊपर आ गया होता है, इसे ही देख के सब लोग एकदम चिल्ला रहे होते हैं उसके बारे में। और जब वो साइड में देखता है तो वहाँ पे सभी लड़के एकदम पागल हो गई होती हैं उसके लिए, बोलती हैं क्या ये विक्टर ब्रदर हैं? और लड़के भी एकदम पागल होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं विक्टर ब्रदर विक्टर। उसका विक्टर बोलता है माइक पे कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने मुझे बहुत बार बुलाया था, तो अपनी पढ़ाई आराम से करना और कोई प्रॉब्लम मत करना। और क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो यंगजन एथलेटिक हाई स्कूल से आया है? और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना हाथ उठाते हैं। उसका विक्टर बोलता है उन सभी से, तो हम सभी तो एक ही स्कूल के हुए, तो बाद में मेरे पास आना, हम सब साथ में लंच करेंगे। और सभी बोलते हैं हाँ ठीक है। उसका विक्टर माइक दे देता है उस लड़के को, बोलता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद ये लड़का बोलता है क्या आप अभी जा रहे हैं इतनी जल्दी? लेकिन विक्टर बोलता है उससे कि मुझे यहाँ पे जब आना पड़ा जब मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, तो मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। और वो लड़का बोलता है कि प्लीज आप अच्छे से जाना। और विक्टर बोलता है हाँ ठीक है। उसका हमें दिखाते हैं विक्टर स्ट्रेच कर रहा होता है अपने शरीर को। फिर वो साइड में देखता है तो वहां से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं कि ब्रदर संभालिए आसमान है। अभी वो मोटा लड़का खड़ा होता है एकदम डरते हुए, सामने देख रहा होता है, और कोई एकदम चिल्ला रहा होता है कि ब्रदर्स आसमान है। उसका विक्टर बोलता है उस लड़के से, ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पे? और ये मोटा लड़का बोलता है विक्टर से कि विक्टर ब्रदर आप यहाँ पे। और विक्टर सामने की तरफ देख रहा होता है कि क्या ये क्या हो रहा है। और हमें दिखाते हैं कि अपना शायद पुशअप्स मार रहा होता है, और ये लड़के बोल रहे होते हैं उससे कि अच्छे से करो, ये गलत है ये। और शायद चिल्ला रहा होता है कि सुन भाई, ब्रदर्स हैं हमारे लिए। और यही देख के विक्टर एकदम परेशान हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सब चीजें होती हैं। और वो मोटा लड़का बोलता है कि नहीं, असली प्रॉब्लम ये नहीं है ब्रदर। और अपना साथ अभी भी चिल्ला रहा होता है। उसके बाद ये लड़के एकदम सामने दिखते हैं तो सोच रहे होते हैं क्या ये कहाँ से आ गया। तो विक्टर उनके सामने जाता है। उसके बाद ये सभी लोग एकदम चिल्ला के बोलते हैं विक्टर से कि ब्रदर आप कैसे हैं। और अपना साथ अभी भी पुशअप्स मार रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तो उसका ये लड़का एकदम गुस्सा होता है, बोलता है कि ये कमीना, क्या ये अभी भी नहीं समझा कि उसे खड़े होकर रिस्पेक्ट देनी चाहिए ब्रदर को? और वो लात मारता है शायद को, बोलता है खड़े होने के लिए। उसके बाद विक्टर बोलता है उससे कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? उसका ये लड़का बोलता है विक्टर से कि हम नए लड़के को सिखा रहे थे कि वो भले से बड़ा है उम्र से, पर उसे अपनी हद में रहना चाहिए। उसका ये लड़का बोलता है शायद से कि जल्दी से ग्रीट करो हमारे ब्रदर को, क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे कॉलेज की शान है और इनका नाम है विक्टर चू। और शायद बोलता है, "क्या बोला तुमने विक्टर?" और विक्टर सोच रहा होता है क्या ये मुझे जानता है जो ये ऐसे बोल रहा है। और वो मोटा लड़का पीछे खड़े होकर एकदम रो रहा होता है, और ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है शायद से कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर का नाम लेने की। और विक्टर सामने ही देख रहा होता है। उसके बाद वो एकदम शॉक हो जाता है और गुस्से से एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, क्या ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो हमें दिखाते हैं शायद एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है, बोलता है कि बहुत समय हो गया ना विक्टर। और विक्टर एकदम गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि तू तू कमीना। और एकदम भगते हुए जाता है शायद की तरफ और सीधा एक पंच मारता है शायद को। और शायद उसके पंच को ही देख रहा होता है स्माइल करते हुए, और एकदम साइड में हट जाता है, वो डॉज कर लेता है उसके पंच को। लेकिन विक्टर यहीं पे नहीं रुकता, वो आगे जाके दूसरा पंच मारता है शायद को। और शायद कुछ नहीं करता, वो वहीं पे खड़ा होता है और वो अपने एक हाथ से ही उसके पंच को रोक लेता है। उसका विक्टर बोलता है शायद से कि तुम कमीने, कब आए तुम बाहर? और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है और एकदम हंस रहा होता है।
और इन दोनों को ऐसे देखने के बाद ये लड़के एकदम चौंक गए होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वो ऐसे कैसे फाइट कर रहा है। उसका एक लड़का बोलता है क्या आखिर वो लड़का है कौन, क्या उसने एक वर्ल्ड चैंपियन का पंच रोक लिया अपने हाथों से। और बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, उनके पसीने आ रहे होते हैं। उसका ये मोटा लड़का बोलता है उनसे कि इसलिए मैंने तुमसे बोला था कि तुम रुक जाओ, ये सब मत करो। और ये लड़का एकदम पीछे होते हुए उसे देखता है, उसके बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं। उसका ये मोटा लड़का उन्हें बताता है कि वो यंगजिन एथलेटिक हाई स्कूल के लेजेंड हैं, बस तुम्हें इतना जानना चाहिए और कुछ नहीं। और सहत और विक्टर अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम इससे ज्यादा कुछ जानोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा और तुम अपनी कॉलेज की जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाओगे। और वो बिल्कुल नहीं रुकते, वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं एक दूसरे को देख के। वो दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। तो अगला एपिसोड जल्द से जल्द आएगा।